गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 केमिस्ट्री यूनिट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि गैसेस स्टेट्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, आइडियल और रियल गैसेस, और जो डेविएशन है गैसेस का आइडियल बिहेवियर से वो क्यों होता है, ऐसा क्यों रियल गैसेस शो करती हैं, डेविएट क्यों करती हैं आइडियल बिहेवियर से, उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करते हैं हम। सो बेटा यहाँ पर क्या है कि कुछ जनरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीज़ें हैं, एक हाइपोथेसिस के आधार पर इनको तैयार किया गया है, जो जनरल ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर। जैसा कि आप जानते हैं कि गैस एक ऐसा मैटर है जिसको आप जितना भी स्पेस देंगे उतने ही स्पेस में फैल जाएगी। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप एक इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती को किसी एक बड़े रूम के कॉर्नर में भी जलाते हैं तो उसमें से मामूली सी गैस प्रोड्यूस होती है और वो गैस पूरे रूम में फैल जाती है और आप उसको कहीं पर भी स्मेल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि गैस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिबल है, मतलब जितना भी स्पेस मिलता है उसको सारे को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, इसका मतलब जो है गैस के एक मॉलिक्यूल का खुद का जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और यही चीज़ यहाँ पर हमारा पहला पोस्टुलेट कहता है। तो पहला जो पोस्टुलेट्स है इस थ्योरी का, वो क्या कहता है, गैसेस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर सो मच अपार्ट फ्रॉम ईच अदर that the volume occupied by one molecule of gas is negligible as compared to the total volume occupied by the gas। अर्थात जो टोटल वॉल्यूम है गैस का, मान लीजिए कि आप ज़रा सा एक सेंट का एक ड्रॉप जो है वो डाल देते हैं रूम के अंदर, रूम को क्लोज कर देते हैं, विदिन सम फ्यू सेकेंड्स पूरे रूम में उसकी स्मेल फैल जाती है, वो वेपोराइज हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई वॉल्यूम अगर हम रूम का देखें तो बहुत बड़ा है और जो ड्रॉप थी उसका वॉल्यूम तो बहुत कम था। सो अगर उस ड्रॉप का वॉल्यूम देखें पूरे रूम के कंपैरिजन में बहुत कम था, हम ये मान लें कि सारी की सारी गैस में कन्वर्ट हो गई है तो उसने पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लिया है, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल हुआ यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस इज नेग्लिजिबल। तो हमें पता है गैस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैसे ही क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। गैस के मॉलिक्यूल से एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, दैट्स वार दे आर नॉट बाइंड टू ईच अदर। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बहुत वीक होती है, लंडन फोर्सेस होती हैं यहाँ पे, दे आर फ्री टू मूव। तो दूसरा पोस्टुलेट भी सिंपली यही बात कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस के बीच में वो नेग्लिजिबल है। तीसरी बात, मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर मूविंग कंटिन्यूसली एंड रैंडमली, हैंस डोंट हैव फिक्स्ड शेप। गैस के मॉलिक्यूल कभी भी स्थिर नहीं रहते, एक जगह पर नहीं रहते, क्योंकि अगर एक जगह पर रहेंगे तो एक फिक्स शेप हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि रैंडम मूवमेंट इनके अंदर चलता रहता है। तो इस रैंडम मूवमेंट की वजह से इनकी कोई अपनी फिक्स शेप नहीं होती। गैसेस की हम प्रॉपर्टीज पढ़ते, दे डोंट हैव फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप, तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। चौथी बात क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस कीप ऑन कोलाइडिंग। गैस के मॉलिक्यूल लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एंड ऑल्सो टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर है उसकी दीवार के भी टक्कर मारते रहते हैं। आप ये एक एक्सपेरिमेंटल करके देखिए कि अगर मैं मान लीजिए इस बोर्ड को अगर मैं टक्कर मारूँ तो क्या होगा, इसके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, और अगर ये कमज़ोर है तो ये टूट भी जाएगा। मतलब इसके कहीं ना कहीं शेप के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर फ़र्क पड़ने वाला है, तो एक प्रेशर जो है जनरेट हो रहा है। तो इसी प्रकार से जब गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल के साथ टकराते हैं तो उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। ये कोलिजन जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, ये कोलिजन जितना फास्ट होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो प्रेशर गैस का किस लिए होता है, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर की वजह से होता है। पांचवी बात, कोलिजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि जो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, दो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं उनकी जो टोटल एनर्जी उसमें कोई चेंज नहीं आता है, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद एनर्जी वही रहेगी। हाँ, इतना हो सकता है कि मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो जाए। मान लीजिए ए और बी है, ए की एनर्जी सपोज करिए कि 10 जूल है, बी की एनर्जी 15 जूल है। हो सकता है टकराने के बाद में उनकी एनर्जी में एक्सचेंज हो जाए,
एक की एनर्जी 12 जूल हो जाए और दूसरे की 13 जूल हो जाए, तो लेकिन सम वही 25 ही आएगा। तो नेट टोटल एनर्जी उतनी ही रहेगी, केवल एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज पॉसिबल हो सकता है। एट एनी टाइम डिफरेंट मोलिक्यूल्स ऑफ गैसेस में हो द डिफरेंट एनर्जीज। किसी पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि जब मोलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते रहते हैं तो उनकी एनर्जी चेंज होती रहती है, एक्सचेंज हो जाती है एक दूसरे के साथ में। तो ये क्या कहता है कि अलग अलग जो मोलिक्यूल्स हैं वो एक ही समय में अलग अलग एनर्जी रख सकते हैं, हो सकता है एक ही टेम्परेचर के ऊपर उनकी, लेकिन जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक उनकी एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर हम सभी टोटल एनर्जी करें, सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का सम करें और उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, भले ही किसी मॉलिक्यूल की बढ़ रही है किसी की घट रही हो। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इसका मतलब एवरेज जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड कर रही है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर टेकन इन केल्विन। सो ये एक जनरल सा डिस्कशन है, एक हाइपोथेसिस है, काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसके बेस के ऊपर बहुत सी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास में, आइडियल गैसेस क्या हैं और रियल गैसेस क्या हैं। आइडियल गैसेस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन हमारी क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। तो कोई भी ऐसी गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इज इक्वल टू nRT को ओबे करे अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस। वो गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन यानी PV इज इक्वल टू nRT को ओबे करती हो, वो गैस क्या कहलाएगी, आइडियल गैस। और जो ओबे ना करें, ये अंडर ऑल कंडीशन है टेम्परेचर एंड प्रेशर की। रियल गैस क्या है, डोंट ओबे। PV इज इक्वल टू nRT अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या मतलब यहाँ पर कि मीन्स अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करें तो भी ये फॉलो करे इसको, और अगर ये फॉलो नहीं करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है कोई गैस टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करने पर, तो हम ये कहेंगे कि ये जो गैस है वो आइडियल गैस नहीं है बल्कि वो एक रियल गैस है। सो आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस है, कोई भी गैस अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आइडियल नहीं होती है। कुछ विशेष सर्कमस्टांसिस के अंदर, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर ही कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है। सो इन जनरल जो भी गैसेस हम जानते हैं, जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, वो सारी रियल गैसेस हैं। दे ओबे आइडियल गैस इक्वेशन ओनली अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन, अदरवाइज दे शो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। सो अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है कि किस प्रकार का डेविएशन शो होगा, कैसे हमें पता लगेगा कि कोई गैस आइडियल गैस है या नहीं। इस चीज़ को हम कैसे करें, या वो आइडियल गैस इक्वेशन जो है उसको ओबे कर रही है नहीं कर रही है, इसको हम कैसे जज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हो गया हमारा डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर।
किस प्रकार का डेविएशन हमें देखने को मिलता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो हमने क्या देखा कि PV इज इक्वल टू nRT, ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट देन PV इज आल्सो कॉन्स्टेंट। क्यों है? बिकॉज N एंड R आर कॉन्स्टेंट। तो NR तो पहले से ही कॉन्स्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो फिक्स मास के लिए वो कॉन्स्टेंट हो गया। R गैस कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है। टेम्परेचर वैसे कर दिया तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई। तो PV क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। मतलब अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखते तो प्रेशर बढ़ाने से PV के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि फिर प्लॉट ए ग्राफ, अगर मैं ये ग्राफ प्लॉट करता हूँ PV वर्सेस P, प्रेशर और PV के बीच में अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो मुझे ये देखना है कि ग्राफ कैसा आएगा। अगर किसी गैस की PV वैल्यू लो टेम्परेचर के ऊपर, सपोज करिए कि ये है 1 एटमॉस्फेयर में ले लेता हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू शो करता है, PV की वैल्यू ये है। तो अगर मैं इस प्रेशर को इंक्रीज करूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से मैं अगर इस प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ तो भी PV की वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो अगर गैस आइडियल गैस है, सो द प्लॉट ऑफ PV वर्सेस P शुड बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी जो प्रेशर एक्सिस है उसके पैरेलल रहनी चाहिए। इस प्रकार का हमें ग्राफ मिलना चाहिए। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ही अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जो हमारे पास गैसेस हैं, सो हमेशा ऐसा नहीं मिलता है। लेट अस टेक सम एग्जांपल। अगर मैं हीलियम का ग्राफ लेता हूँ तो हीलियम का ग्राफ जो है मुझे वो इस प्रकार से मिलता है। अगर मैं हाइड्रोजन का लेता हूँ तो ये ग्राफ मुझे कुछ इस प्रकार का मिलता है। अगर मैं ये ग्राफ लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का तो ये ग्राफ मुझे कुछ इस प्रकार का मिल रहा है। अगर मैं ये ग्राफ लेता हूँ CH, ये हमारा हो गया CO2 के लिए, यही ग्राफ जब मैं मीथेन के लिए लेता हूँ तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है CH4। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि व्हेन द प्रेशर इज़ लो, ये मान लीजिए कि रेंज है, जो प्रेशर लो है तो ये सारी गैसेस क्या हैं, आइडियल बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। PV कांस्टेंट है उनके लिए, बट ओनली एट लो प्रेशर। अब जैसे जैसे प्रेशर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, व्हाट हैपन इन केस ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन, दे शो पॉजिटिव डेविएशन। उनका जो डेविएशन है वो पॉजिटिव है। मीन्स जितना हम वॉल्यूम में डिक्रीज मान के चल रहे थे उतना नहीं हो रहा है। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं इसलिए प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, PV की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है हीलियम के केस में और हाइड्रोजन गैस के केस में। अब अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की, तो यहाँ पर पहले क्या होता है, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इट रीचेस टू ए मिनिमम, एक मिनिमम वैल्यू आती है हमारे पास PV की, जैसे कि इसके लिए ये वैल्यू आ गई मिनिमम, और CH4 के लिए ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। और उसके बाद ये एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर आ रही है, इस प्रेशर पर इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इस प्रेशर पर इसके लिए मिनिमम वैल्यू है। लेकिन जब प्रेशर आप इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो PV की वैल्यू पॉजिटिव डेविएशन स्टार्ट कर देती है इंक्रीज होना। फिर एक ऐसी कंडीशन आती है एक पर्टिकुलर प्रेशर जहाँ पर PV जो है वो पहले की वैल्यू से मैच कर जाता है, यानी कि आइडियल बिहेवियर आ जाता है इसका। उसके बाद फर्दर इंक्रीज करने पर फिर ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो दो प्रकार की चीज़ हो रही है, या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करे या नेगेटिव डेविएशन शो करे, या तीसरी हो सकता है कि कुछ
पर्टिकुलर रेंज तक वो नेगेटिव शो करे और उसके बाद में पॉजिटिव डेविएशन शो करे। सो ग्राफ से हमें क्लियर हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पर जो कर्व है वो कर्व एज एक्सपेक्टेड नहीं, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वाला कर्व आइडियल गैस का, ऐसा कर्व हमें नहीं मिलता है। यहाँ पर T = कांस्टेंट रखा हुआ हमने, तो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन जो लाइट गैसेस हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो फर्स्ट दे शो नेगेटिव डेविएशन एंड देन एज द प्रेशर इंक्रीजेज दे शोज पॉजिटिव डेविएशन। सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर नॉट आइडियल गैसेस, दे शो आइडियल बिहेवियर ओनली अंडर एट वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर के ऊपर ही ये आइडियल बिहेवियर शो करेंगे एंड आल्सो एट हाई टेम्परेचर। सो दो ही कंडीशंस हैं आइडियल बिहेवियर की कि जो प्रेशर है वो लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अब फर्दर यहाँ पर देखें, अगर कोई गैस आइडियल गैस है तो P और V का जो ग्राफ है वो उसी टेम्परेचर के ऊपर जो आइडियल गैस का ग्राफ है और रियल गैस का ग्राफ है, दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे पॉइंट साइड करने चाहिए, लाइनें एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। ये हमने आइडियल बिहेवियर थ्योरेटिकली लेकर के आइडियल बिहेवियर के लिए ग्राफ लिया, P और V का ग्राफ लिया, तो ये ग्राफ आया हमारा। अब जो हम एक रियल गैस का ग्राफ इसके लिए प्लॉट करते हैं तो रियल गैस का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। अब आप देखिए इधर क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और इधर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब प्रेशर क्या है, लो है, व्हेन द प्रेशर इज लो देन दोनों ग्राफ एक दूसरे के क्लोज चल रहे हैं या एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का ये पोर्शन देखता हूँ तो यहाँ पर क्या है, लगभग एक दूसरे से कोइंसाइड करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है, इसको हम थोड़ा सा और क्लोज शो कर सकते हैं, तो ये मामूली सा अंतर है यहाँ पे। सो मीन्स एट लो प्रेशर द गैसेस, रियल गैसेस शोज आइडियल बिहेवियर, बट एज द प्रेशर इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाता है देयर कर्व डेविएट्स फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट होता जाता है। इट मीन्स एट हाई प्रेशर अ रियल गैस कैन नॉट शो आइडियल बिहेवियर। सो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से, हमारा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि कोई भी रियल गैस आइडियल बिहेवियर केवल वेरी लो प्रेशर पर ही शो कर सकती है, अदरवाइज इट विल डेविएट फ्रॉम द आइडियल गैस। तो ये तो हो गया कि किस वेरिएशन कैसा है, हाउ द वेरिएशन कैन बी स्टडीड, कि डेविएशन जो है उसको कैसे स्टडी करेंगे, तो ये हो गया हमारा डेविएशन को स्टडी करने में। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों होता भाई ऐसा, डेविएशन ऐसा क्यों है, इसका मतलब तो फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और अगर ये प्रॉब्लम है तो क्यों है, तो उसके रीजन्स के ऊपर आते हैं। भाई रियल गैसेस शोज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसके लिए जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है उसके पहले जो दो पोस्टुलेट्स हैं उनके ऊपर गौर करते हैं। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ a molecule of gas is negligible as compared to the total volume of gas.
और दूसरा क्या कहता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecules of gases is negligible. Is negligible. ये दो पॉइंट्स हैं। अगर ये दो पॉइंट्स सही हैं, हम अगर ये माने कि ये करेक्ट हैं, तो क्या होना चाहिए? अगर ये दो करेक्ट है तो मान लीजिए आपने एक सिलेंडर में गैस ले रखा है और अगर आप उस गैस को कंप्रेस करते हैं तो आप देखते हैं कि वो अल्टीमेटली गैस क्या है, लिक्विड में चेंज हो जाती है और उसके बाद आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो कंप्रेसिबल नहीं रह जाती है। तो अगर उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है तो इसका मतलब है कि गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर, जबकि ऐसा नहीं है। वी कैन लिक्विफाई ए गैस अंडर हाई प्रेशर, जैसा कि एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, सिलेंडर में हाई प्रेशर पर उसको फिलअप किया गया होता है और वो लिक्विड स्टेट में फिल कर दी जाती है। इसका मतलब है कि क्योंकि हमें पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको हम नेग्लिजिबल नहीं कह सकते। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में देयर इज एप्रिशिएबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा होता ही है, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये जो पोस्टुलेट है ये 100% करेक्ट नहीं है, यानी कि हर कंडीशन में इसको हम सही नहीं कह सकते। फर्दर एक बार जब गैस लिक्विफाई हो जाती तो उसके बाद में आप उसको कंप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंट है। अब दूसरी बात अगर हम ये लेते हैं कि जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, हम ये बात करते हैं कि वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है। सो जैसे जैसे आप गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वॉल्यूम उसका घटता जाता, लगातार कम होता चला जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब आप गैस को और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पा रहे। तो कंप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई? अगर मान लीजिए कि मैं ये कंटेनर ले रहा हूँ और इस कंटेनर के अंदर ये मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं, ये हैं, तो इनको मैं कब तक कंप्रेस कर पाऊँगा? जब तक कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक नहीं आ जाएंगे तब तक होगा। और मैं ये मानूँ इसका वॉल्यूम है ही नहीं, तो फिर तो इसको कंप्रेस करके बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल टच कराया जा सकता है बॉटम में पिस्टन को, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब जब मैंने इस गैस को कंप्रेस कराया इसके द्वारा, तो ये जो सारा जो पिस्टन है वो यहाँ पर आ गया, तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स थे वो यहाँ पर एक दूसरे के क्या हो गए, बहुत क्लोज आ गए। एंड एज ए रिजल्ट रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट्स ऑपरेटिंग बिटवीन देम, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस आ गई, विच आर नॉट अलाउिंग फॉर फर्दर कंप्रेशन। इसका मतलब ये है कि अब हर मॉलिक्यूल क्या बन चुका है, अनपेनिट्रेबल स्फीयर। इट हैज़ बिकम एन अनपेनिट्रेबल स्फीयर में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्योंकि अब फर्दर कंप्रेशन तो तब होगा जब ये फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो यहाँ पर ना हो, जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेग्लिजिबल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, तो वो बात तो नहीं हो रही यहाँ पे। तो फर्दर कंप्रेशन नहीं हो रहा है, अनपेनिट्रेबल स्फीयर बन गया है। और कोई चीज़ अनपेनिट्रेबल स्फीयर बन जाए तो इसका मतलब उसका क्या है, अपना एक फिक्स वॉल्यूम हो गया अपना। तो इसलिए आप इसके वॉल्यूम को एट हाई प्रेशर यू कैन नॉट अवॉइड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वन मोलिक्यूल ऑफ ए गैस एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम। यहाँ पर इसका हो सकता है, मान लीजिए इसका जो टोटल वॉल्यूम है, मान लीजिए मैं लेता हूँ कि 1 लीटर यानी कि 1000 ml, और एक मोलिक्यूल का जो वॉल्यूम था मान लीजिए वो था 10⁻⁻10 मिलीलीटर। तो मैं यहाँ तो कह सकता हूँ कि ठीक है कि ये नेग्लिजिबल है, लेकिन जब आपने इस वॉल्यूम को 1 लीटर को घटा करके 10 ml कर दिया, तो 10 ml करने के बाद में या उससे भी कम कर दिया है, तो अब 10⁻10 को आप सीधा बिल्कुल ही अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसकी वैल्यूज़ को हमें कंसिडर में लेना पड़ेगा, क्योंकि एक मेजरेबल वैल्यू हो जाएगी इसके कंपैरिजन के अंदर आकर के। सो दैट्स वाई एट वेरी हाई प्रेशर
these two postulates are not working and that's why we जो आइडियल गैस इक्वेशन है, क्योंकि इन्हीं पोस्टुलेट्स के ऊपर आधारित है और इसीलिए जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैस जो है उससे डेविएशन शो करती हैं, उस बिहेवियर से डेविएट कर जाती हैं व्हेन देयर इज ए हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। सो दिस इज व्हाई द रियल गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। सो अगर ऐसा है तो फिर इसको करेक्ट कैसे किया जाए, ताकि जो इक्वेशन है हमारी PV इज इक्वल टू nRT है, इसको कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जाए ताकि ये शूट कर जाए हर कंडीशन के अंदर। सो उसके लिए जो इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल गैस इक्वेशन। अब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। वैन डर वाल गैस इक्वेशन, चलिए फिर इसको हम वही फैक्टर स्टडी करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। अब पहली चीज़ हम ले लेते हैं एट हाई प्रेशर। क्या होगा जब आप प्रेशर हाई करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि हाई प्रेशर पर डेविएशन शो होता है। सो एट हाई प्रेशर पहली चीज़ तो क्या होगी, जब हाई प्रेशर होगा तो गैस कंप्रेस हो जाएगी। गैस कंप्रेस हो जाएगी तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, गैस कंप्रेस होने के बाद में जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम हो गया। मीन्स यहाँ पर जो मोलिक्यूल्स थे वो दूर दूर थे गैसेस के एक दूसरे से। यहाँ पर तो आपने गैस को कंप्रेस कर दिया प्रेशर बढ़ा करके। सो मोलिक्यूल्स हैज कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। एज ए रिजल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि धीरे धीरे गैस क्या हो रही है, लिक्विफिकेशन की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब मोलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है। जो गैस के मोलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हमने अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या डिस्कस किया था कि जो गैस के मोलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर को टक्कर मारते हैं, जिससे प्रेशर एग्जर्ट किया होता है। इस पर ध्यान दीजिए। तो ये प्रेशर कहाँ से लिया था, हमने ये एज्यूम करके लिया था कि ये सारे जो हैं यहाँ पे टक्कर मारते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो आपस में टकराने के चांसेस कम हैं। यहाँ कंपेरेटिवली ज़्यादा टक्कर हो रही है, तो प्रेशर जो आइडियल प्रेशर वो यहाँ से लिया हुआ हमने, ये था P आइडियल लिया हमने यहाँ पे। अब इस केस में क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोज आ गए हैं तो इनके बीच में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसको मैं दूसरे तरीके से आपको एग्जांपल हूँ। मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में और एक रूम के अंदर उनको छोड़ दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि यू आर फ्री टू मूव इन द रूम एंड यू कैन कोलाइड विद द वॉल। वॉल को आप धक्का लगा सकते हैं, उसको प्रेस कर सकते हैं और कोई उनके ऊपर बंधन नहीं है, तो वो क्या करेंगे, आसानी से एक दूसरे पर जब मूव करेंगे तो एक दूसरे से भी थोड़ा बहुत टकराएंगे और दीवारों को टक्कर मार पाएंगे। और वो फ्री हैं तो तेज़ी से टकरा सकते हैं दीवारों के साथ में, ज़्यादा प्रेशर लगा सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने उन सभी को बीच में खड़ा कर दिया सेंटर में और उनके पैरों के अंदर उनको सभी को एक दूसरे से बांध दिया रस्सियों से। इस प्रकार से बांध दिया कि एक दो स्टूडेंट्स के बीच में जो रस्सी बंधी है, अगर दो अपोजिट वॉल की तरफ वो जा रहे हैं तो एक ही टच कर पाएगा, दूसरा उससे थोड़ा सा पीछे रह जाता है। सो ऐसी कंडीशन में क्या जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं वो पहले के जितने हो पाएंगे, डेफिनेटली नहीं हो पाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन्स घट जाएंगे क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए। तो ऐसे ही जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे तो प्रेशर में कुछ डिक्रीज होगा। अभी प्रेशर में कितना डिक्रीज होता है, मान लीजिए उसके लिए हम लेते हैं ए, मान लीजिए ये फैक्टर बाई इट इज़ डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ ए, और एन जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर जो कि लिए गए हैं, और वॉल्यूम इसका V है। सो जो डिक्रीज है वो होगा हमारा AN² अपॉन V। तो इसका मतलब जो रियल प्रेशर है हमारा वो कितना हुआ हमारा, तो P रियल जो है, जो P आइडियल हमने लिया था उसमें से क्या करें, AN² अपॉन V को माइनस कर दें। सो P आइडियल कितना हो गया, इसका मतलब P आइडियल इज इक्वल टू P रियल प्लस AN² अपॉन V, ये इसके बराबर हो गया।
सॉरी V का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया प्रेशर का। रियल जो आइडियल प्रेशर था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया, एक करेक्शन फैक्टर ऐड हो गया जो कि A है यहाँ पर करेक्शन फैक्टर। चलिए अब इसी प्रकार से हम दूसरी कंडीशन लेते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आए तो साथ ही साथ में अट्रैक्टिव फोर्सेस आई एक लेवल तक, उसके बाद में और फर्दर अगर हम उनको नज़दीक लाते हैं तो एक रिपल्सिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्टार्ट हो गई उनके बीच में। दे स्टार्ट रिपेलिंग टू ईच अदर, मीन्स नाउ दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड फर्दर ईजीली। इट मीन्स नाउ इट इज़ बिहेविंग लाइक अनपेनिट्रेबल स्फीयर। और जब ये अनपेनिट्रेबल स्फीयर के रूप में काम कर रहा है मॉलिक्यूल, सो आप टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में इसके वॉल्यूम को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब V जो आइडियल बनेगा आपका, उसमें से उस वॉल्यूम को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, V जो रियल वॉल्यूम है उसमें से B फैक्टर, मान लीजिए कि वॉल्यूम का जो फैक्टर है वो B है जिस बाय फॉर सिंगल मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा NB। तो V माइनस NB वो फैक्टर है जो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जो ये गैस की इक्वेशन है, अब P और V दोनों चेंज हो गए, P ये हो गया हमारा, V ये हो गया, इज इक्वल टू nRT। तो वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा nRT। दिस मॉडिफाइड इक्वेशन इज कॉल्ड वैन डर वाल गैस इक्वेशन। इस गैस इक्वेशन को वैन डर वाल गैस इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर A क्या है, करेक्शन फैक्टर फॉर प्रेशर है, इट इज द करेक्शन फैक्टर फॉर प्रेशर, एंड B इज इक्वल टू करेक्शन फैक्टर फॉर वॉल्यूम। तो ये करेक्शन फैक्टर अप्लाई करके हम इस गैस आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन है इट विल बी फॉलोड बाय द रियल गैसेस एज वेल। तो रियल गैसेस जो हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करती हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक और हम कवर कर लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्सेस nRT फॉर द रियल गैसेस। सो Z इज इक्वल टू PV जो है यहाँ पर रियल के लिए लिया गया है, PV रियल अपॉन nRT। अब इससे पता क्या चलता है कि अगर Z की वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब PV और nRT दोनों क्या हैं, सेम हैं। इसका मतलब गैस क्या होगी, आइडियल गैस। If Z is equal to 1 then the gas is an ideal gas। अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो इसका मतलब है कि ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। रियल गैस विद पॉजिटिव डेविएशन। इफ Z is less than 1 then it is a real gas विद नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सीधा ये पता लगाने में हेल्प मिलती है कि जो गैस है वो कौन सा डेविएशन शो करती है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है, बिना ग्राफ खींचे हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ क्योंकि Z क्या है हमारा, PV रियल अपॉन nRT। अगर गैस आइडियली बिहेव करती है, इफ द गैस इज एन आइडियल गैस देन PV इज इक्वल टू nRT, यानी कि V आइडियल यहाँ पे लिख सकते हैं, PV आइडियल इज इक्वल टू nRT हो जाएगा उसके लिए। सो अगर मैं यहाँ पर nRT की जगह पर PV आइडियल कर देता हूँ तो आप इस इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, PV रियल अपॉन
पी वी आइडियल, पी से पी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जेड जो है वो क्या आ गया हमारा वी रियल अपॉन वी आइडियल। सो डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस क्या है, उसके द्वारा हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को निकाल सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि गैस कंप्रेसिबल है या नहीं है, कितना ज़्यादा गैस कंप्रेस की जा सकती है, कितना नहीं की जा सकती है। ये फैक्टर हमें निकालने में हेल्प मिलती है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के द्वारा। जैसा कि हमने ग्राफ के अंदर भी देखा है, पिछले जो हमने ग्राफ लिया हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन का, तो वहाँ पर हमने देखा कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वो नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं। एंड दैट्स वाई, क्योंकि वो नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के अनुसार वो लेस देन 1 है, और इसीलिए हम देखते हैं कि जो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो गैस है उनको आप ज़्यादा इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं बजाय कि हाइड्रोजन और हीलियम की, क्योंकि वहाँ पर पीवी का प्रोडक्ट उनका ज़्यादा रहता है। सो दिस इज़ अबाउट द van der Waals equation and compressibility factor. In our next class we will take the other topics. Till then, have a revision. Thank you. Have a nice day.